हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। इसके पीछे वाली क्लास में भी हम लोग संख्याओं के बारे में ही जानकारी लिए थे। कुछ टॉपिक हम आपको बताए थे, उसका रिवीजन कर दे रहे हैं, फिर अपनी क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग पीछे वाली क्लास में सीखे थे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। फिर सीखे थे आप लोग पूर्ण संख्या के बारे में। देखिए, शून्य सहित गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। ठीक है। फिर सीखे थे आप लोग सम संख्या के बारे में और विषम संख्या के बारे में। सम संख्या किसे कहते हैं, इसका मैं 3 परिभाषा आपको बताए थे। 3 परिभाषा का भी रिवीजन कर दे रहा हूं मैं। देखिए, वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। फिर सीखे थे आप लोग वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। एक और डेफिनेशन हम आपको बताए थे कि वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे सम संख्या कहते हैं, है ना। इसका एक और डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक, लास्ट डिजिट 2 से विभाज्य हो तो वह संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद जैसे में एग्जाम्पल आप लोग देखे थे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि। ठीक है। एक बात और सीखे थे आप लोग कि सबसे छोटी सम संख्या का नाम क्या है, 2 है। अब देखिए, विषम संख्याओं के बारे में भी सुन लीजिए कि वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं, या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। एक और डेफिनेशन था, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, अनंत है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग पीछे वाले क्लास में ले चुके हैं। आज हम लोग को सीखना है शून्य के नियम के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, और इसी क्रम को आगे बढ़ाना है। तो पहला टॉपिक आप लोगों के लिए रहेगा कि शून्य के नियम, शून्य से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, शून्य का डेफिनेशन क्या है, फिर शून्य की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके बारे में जानकारी लेना है हम लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, शून्य के नियम। शून्य के नियम, रूल्स ऑफ जीरो। रूल्स ऑफ जीरो, शून्य के नियम। सबसे पहले सुनिए बाबू, हिंदी में लिख लीजिए शून्य के नियम। इसकी पहली विशेषता क्या होती है, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। फिर 2 नंबर क्या होता है बाबू, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर कह सकते हैं आप लोग कि 0/1 का वैल्यू कितना होता है, 0। 0/2 का वैल्यू कितना होगा, 0। 0/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। 0/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। एक लाइन में बोल सकते हैं आप लोग कि किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। तो एक बात और लिख दें इसमें, 0/1 का वैल्यू 0, 0/2 का वैल्यू 0, 0/3 का वैल्यू 0, 0/4 का वैल्यू 0। कोई भी संख्या से भाग दीजिए शून्य में, 0/1000 भी लिखेंगे ना, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। अब देखिए दूसरी विशेषता इसकी कि किसी भी, अब देखिए इसे 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। इसको किस तरीके से बोलेंगे हम लोग कि किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है। किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर उसका वैल्यू कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अगली विशेषता को समझिएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 लगाने पर उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 के पावर 0 का वैल्यू 1, 2 के पावर 0 का वैल्यू 1, 3 के पावर 0 का वैल्यू 1,
4 की पावर 0 का वैल्यू 1, 5 की पावर 0 का वैल्यू 1, इसी तरीके से 1000 की पावर 0 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, देखिए शून्य न तो धनात्मक होती है न ही ऋणात्मक होती है। इसको बोल सकते हैं आप लोग कि शून्य न तो धनात्मक होती है न ही ऋणात्मक होती है। शून्य न तो धनात्मक होती है न ही ऋणात्मक होती है। फिर एक और बात याद रखिएगा कि शून्य की खोज किसने किया था? शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। यह विशेषता किसकी है? शून्य की है। ठीक है। अब एक बार और मैं इसका रिपीट कर दे रहा हूं, शुरू से ध्यान दीजिए। शून्य एक परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर उसका वैल्यू शून्य हो जाता है। और यह क्या बाबू? किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर उसका वैल्यू क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। किसी भी संख्या के पावर 0 लगाने पर उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। शून्य न तो धनात्मक संख्या होती है न ही ऋणात्मक संख्या होती है। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है। इसका कुछ ट्रिक भी होता है। ट्रिक कैसे? मान लीजिए कि कई बच्चों से पूछा जाता है ना कि 2/0 का वैल्यू क्या होगा और 0/2 का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर तो बताते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं सब। कि जैसे मान लीजिए कि 2/0 का वैल्यू वो बोलेंगे, जैसे 2/0 आपसे हम पूछ दें तो आप 0 बता देंगे या फिर इनफाइनाइट बता देंगे, कभी इसको बताएंगे कभी इसको बताएंगे। अब बताएंगे सही, उसके बाद एक कंफ्यूजन मन में बना रहेगा, ये सही आंसर इसका क्या होगा। तो एक तरीका है जिससे आप लंबे समय तक इसको याद कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2 में 0 से भाग देना है, 0 में 2 से भाग देना है ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 0, नीचे क्या लिखा है? 2। ऊपर 0 लिखा हुआ है ना, तो ऊपर 0 कर दीजिए। तो शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा? शून्य। देखिए शून्य बटे ऊपर शून्य लिखा हुआ है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। ऊपर शून्य लिखा हुआ है ना, एक ट्रिक है ना, जिसे लंबे समय तक आपको याद रहेगा, तो बड़ा जल्दी भूल जाता है। इसके जगह पे इसका आंसर दे देंगे, इसके जगह इसका आंसर दे देंगे। देखिए इसे शून्य ऊपर लिखा हो तो इसका वैल्यू शून्य, यहाँ 0/4, ऊपर शून्य लिखा हो तो आंसर क्या आ जाएगा? शून्य। यहाँ ऊपर शून्य लिखा हो तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? शून्य। यहाँ देख लीजिए नीचे शून्य लिखा हुआ है ना, भैया नीचे शून्य लिखा तो इनफाइनाइट कर दीजिए, नीचे शून्य लिखा हुआ तो इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट। कोई भी संख्या है नीचे शून्य लगा देंगे, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है। तो यह होगा शून्य का नियम। आगे सीखते हैं हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। ध्यान दीजिए आगे। देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में पहले कुछ टॉपिक समझिएगा। प्राकृतिक संख्याओं से मैं लेके चल रहा हूं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि 1 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक मैटर जाएगा? इनफाइनाइट तक। देखिए प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है। पहला क्या आ जाएगा? भाज्य संख्या, दूसरा आएगा आपका अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, फिर क्या आएंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। एक और मैं प्रकार इसका लिख दे रहा हूं यहां पे, न तो भाज्य न ही अभाज्य। न तो भाज्य न ही अभाज्य। न तो भाज्य न ही अभाज्य। अब तरीका देखिए कैसे आप लोग पहचानेंगे। जैसे लिखूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 1 के बारे में देखिए, 1 किससे कटेगा? केवल 1 से कटेगा। 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 किससे विभाजित हो जाएगा? 1 से और 3 से। 4 किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से और 4 से। 5 किससे कटेगा? 1 से और 5 से। 6 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 7 किससे कटेगा? 1 से और 7 से। 8 1 से, 2 से,
4 से और 8 से। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। 11 को भी देख लीजिए, 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। अब कुछ कॉमन पोर्शन आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा भैया, 2 पे ध्यान दीजिए, 3 पर, 5 पर, 7 पर और 11 पर। ये ऐसी संख्याएं आपको दिख रही हैं जो 1 से कट रही हैं या फिर अपने आप से कट रही हैं और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं। जैसे 2 जो है 1 से विभाजित हो रहा है और अपने आप से विभाजित हो रहा है। 3 जो है 1 से विभाजित हो रहा है और अपने आप से विभाजित हो रहा है। 5 जो है 1 से विभाजित हो रहा है और अपने आप से विभाजित हो रहा है। 7 में भी सेम यही कंडीशन है और 11 में भी सेम यही कंडीशन है। तो इनको छाट के एक साइड कर दिया जाए, बाकी जो बचे उनको एक साइड कर दिया जाए, पर डेफिनेशन निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में जान लीजिए। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका एक और डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल होगा 4 6 8 9 फिर 10 12 14, कहां तक मैटर जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। 4 क्या है, किससे किससे कट जाएगा? अभी हम बताए हैं आपको, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 6 को भी देख लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से और 6 से। तो समझिएगा यहाँ पे, तो सभी भाज्य संख्या हम लिख दें यहाँ पे। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछ दें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, उसका नाम क्या है? 4। एक और प्रश्न हम आपसे पूछ दें कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? वो भी क्या हो जाएगा? 4। सबसे छोटी, यहां भी लिख दे रहा हूं इसको, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? समभाज्य संख्या कौन सी है? उसका नाम क्या है? 4। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और बना दें कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? उसका नाम क्या है? 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? विषम भाज्य संख्या कौन सी है? उसका नाम क्या है? 9। ठीक है, तो भाज्य संख्या में अब आपको कोई समस्या नहीं होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए कि वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या की और क्या विशेषता होती है? भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। मतलब भाज्य संख्याओं को काटने वाली जो संख्याएं हैं वो 2 से अधिक होती हैं। एक तो एक होगा, एक स्वयं वही संख्या होगी, फिर एक उसके अलावा भी अन्य संख्याएं हो सकती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या में अब आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। बीच में एक बात लिखे हम कि न तो भाज्य न ही अभाज्य, न तो भाज्य संख्या हो न ही अभाज्य संख्या हो। तो एक बात बताइए, एक तो सबके साथ दिखाई दे रहा है, एक आपको भाज्य संख्या के साथ भी दिखाई दे रहा है, एक अभाज्य संख्या के साथ भी दिखाई दे रहा है। तो एक कैसी संख्या है? एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो अब दो बात, भाज्य संख्या के बारे में पूरी जानकारी ले लिए
और न तो भाज्य न ही अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी ले लिए। तो अब सीखते हैं हम लोग किसके बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या बड़ा टॉपिक बन जाएगा, इसको पूरा आराम से सीखा जाए। भाज्य संख्या के बारे में पूरी जानकारी आप लोग समझ चुके हैं। ध्यान दीजिए अब आगे। टॉपिक क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, क्योंकि पेपर में प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना इसी टॉपिक से होती है, अभाज्य संख्या से। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है, प्राइम नंबर्स। अब एक बात बताइए, इसमें क्या देखें आप लोग, 2, 3, 5, 7, 11, इनमें क्या मिला है आपको, ये संख्याएं जो हैं एक से कट रही हैं और अपने आप से कट रही हैं, एक से और स्वयं से, अन्य किसी संख्या से विभाजित तो नहीं हो रही हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं से विभाजित हों, एक एवं स्वयं से विभाजित हों, एक एवं स्वयं से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एक और परिभाषा बन जाएगा कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ इसको बढ़िया से परिभाषा क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एक एवं स्वयं से विभाजित हो। अब देखिए इसकी विशेषता कुछ, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा। उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अभी मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा ना, एकदम बिना याद किए आप बता दें कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। केवल ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे 2, मैं 1 से लेके 100 के बीच जितने अभाज्य संख्या सबका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, अभाज्य संख्याओं के बारे में पूरा विधिवत जानकारी लेना है। पेपर में प्रश्न यहाँ से बनने की संभावनाएं होती हैं। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर मान लीजिए 23, फिर आ जाएगा आपका 29, फिर मान लीजिए 31, 31 के बाद आपका 37, 37 का 41, 43, 47, 53, 59, 61, फिर मान लीजिए 67, 71, 73, 79, 83, फिर मान लीजिए 89, 97। देखिए टोटल 25 अभाज्य संख्या मिलेंगी आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, है ना। मतलब 1 से 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। मैं आपको एक और बात लिख दे रहा हूं यहाँ पे नोट में। नोट में तो बहुत सारी बातें नोट में लिखना चालू कर रहा हूं कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, उसका नाम कितना है, 15। 1 से 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, उसका नाम क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसका नाम क्या बन जाएगा, 2। अगला प्रश्न पूछ दे हम आपसे कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या का नाम क्या है, 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या का नाम क्या है, सम अभाज्य संख्या का नाम कितना है, 2। अच्छा हम प्रश्न बोल दें
कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का नाम क्या है? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का नाम क्या है? 3। या नोट में आप लोग लिख लेंगे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? उसका नाम कितना है? 3। इतना बात पे भाई ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद आगे चला जाएगा। एक बार रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान समझिए। अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से, एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। परिभाषा बिल्कुल, एक एवं स्वयं से विभाजित, मतलब अदर किसी से विभाजित नहीं होती हैं, केवल एक से विभाजित होगी और अपने आप से विभाजित होगी। और वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। सबका नाम मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ। आपको इतना देखने की जरूरत नहीं, बहुत सारा खतरनाक ट्रिक इस पे बताऊंगा, है ना। फिलहाल ना कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है सबका नाम यहाँ पे नोट है। अब देखिए प्रश्न नंबर है कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15। 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम क्या है? 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या का नाम क्या है? 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का नाम क्या है? 3। ठीक है, इतना जानकारी आप लोग ले लिए। अब चलते हैं कुछ और इनके बारे में जानकारी लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। आगे इनको भी मिटा दें, इनका भी कुछ काम नहीं है। अब देखिए, एक ट्रिक होता है अभाज्य संख्या ज्ञात करने का कि 44, 22, एक नंबर है 10 अंक का, 44, 22, 32, 23, 21। आप लोग इसको याद कर लीजिए नंबर को। 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। एक बार और सुन लीजिए, 44, 22, 32, 23, 21। जब 5-7 बार आप रिपीट करें तो आपको खुद याद हो जाएगा। 44, 22, 32, 23, 21। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? ध्यान दीजिए यहाँ पे। मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर, मतलब बोल सकते हैं 0 से लेकर 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? 4 को। देखिए 1, 2, 3, 4, है ना। फिर देखिए 10 से लेकर 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? 4 को। देखिए 1, 2, 3, 4, आपको चारों दिखाई दे रही होंगी, है ना। फिर देखिए 20 से लेकर 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? 2 को। देखिए 2 संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 30 और 40 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? 2 को। 30 और 40 के बीच 2 अभाज्य संख्या मिलेंगी। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, 40 और 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? 3 को। 50 और 60 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? 2। 60 और 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? 2 ही मिलेंगी। यहां ध्यान दीजिए, 70 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? 3। फिर 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? 2। और 90 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? 1, है ना। प्रश्न देखिए, अब इसको आप गिनती भी कर लीजिए। 4, 4, 8, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 19 और 6 जोड़ेंगे तो 25। देखिए 25 अभाज्य संख्याओं का ट्रिक बन गया। अब इसको याद करने से फायदा क्या होगा? प्रश्न आपसे ये पूछ दे कि ये बताइए कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 40 यहीं तक आएगा ना। 4, 4, 8, 10, 2, 12। कितनी अभाज्य संख्या है? 12 को। प्रश्न आपसे बोल दे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 4, 4, 8, 10, 2, 12, 3, 15, है ना। अच्छा, ऐसा प्रश्न हम बता दें कि 50 और 100 के बीच, 50 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 50 और 100 के बीच 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10। कितनी अभाज्य संख्या है? 10। या फिर ऐसे हम प्रश्न बना दें कि 60 और 70 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो डायरेक्ट 60 और 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है। 60 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 60 और 80 के बीच 3, 2, 5 अभाज्य संख्या है।
तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ट्रिक, है ना। याद क्या करना है, 44, 22, 32, 23, 21 आपको बड़ी आसानी से बता देगा कि कहाँ तक कितनी संख्याएं मिलेंगी। मतलब 50 तक कितनी अवैध संख्या होंगी, 60 तक कितनी अवैध संख्या होंगी, 100 तक कितनी अवैध संख्या होंगी, तो 100 तक पूरा का पूरा जानकारी आपको दे देगा। तो हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप बता देंगे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अवैध संख्याएं हैं, प्रथम 60 अवैध संख्याओं में कितनी अवैध संख्याएं हैं। ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से बता देंगे, ठीक है ना। चेक भी कर सकते हैं आप लोग, देखिए एक दिया हुआ है तो एक देखिए एक ही संख्या मिलेगा आपको, यहाँ 2 दिया हो तो देखिए 2 ही संख्या आपको मिलेगा, यहाँ देखिए 3 दिया हो तो 3 ही संख्या आपको मिलेगा, देखिए, है ना। सब इन्हीं से मिला करके इसको बना दिया गया है। और हम आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें आपको पहचानेंगे कि अभाज्य संख्या होती कहां पर है ना। याद न मान लीजिए पूरा अभाज्य संख्या आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, सीधा देख कर बता देंगे कि वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिए, आगे इनको हम मिटा रहे हैं अब। देखिए एक काम करिए, आप 6 का टेबल लिखना चालू कर दिए, 6 का पहाड़ा। 6 का पहाड़ा लिखें तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, फिर मान लीजिए 48, फिर आ जाएगा 54, फिर आ जाएगा 60, 60 को इधर में लिख दे रहा हूँ, 60 के बाद आ जाएंगे आपके 66, 72, 78, 84, और फिर इधर लिख दे रहे हैं, जगह शायद 9 है कैमरे में। अब 84 हो गया, 84 के बाद आपका आ जाएगा, 84 के बाद 90, यही पर हट जाएगा सर, 90, 90 के बाद आ जाएगा 96, है ना। अब करना क्या है आपको, इसके एक कदम पीछे आइए और एक कदम आगे जाइए, एक ठीक पीछे वाली संख्या, एक ठीक आगे वाली संख्या। तो चलते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में कर दीजिए ऐसे, ठीक पीछे आएंगे तो 5, इधर क्या आएगा 7, इधर आएगा 11, इधर क्या आएगा 13, फिर 17, ठीक है। अब 17 के बाद क्या आएगा, यहाँ आएगा 19, फिर 23, फिर 25, 29, फिर क्या मिलेंगे 31, आपको मिलेंगे यहाँ 35, यहाँ मिलेगा 37, अब देखिए यहाँ मिलेगा 41, फिर मिलेगा 43, यहाँ 47, 49, फिर 53, आएंगे 55, यहाँ आ जाएंगे 59, यहाँ पर आ जाएंगे 61। इनके पीछे भी, इनको भी उसी तरीके से कर दिया जाए, इनके पीछे क्या आ जाएंगे 65, आगे क्या आ जाएगा 67, पीछे क्या आ जाएगा 71, आगे क्या आ जाएगा 73, पीछे आ जाएगा 77, आगे आ जाएगा 79, पीछे आ जाएगा 83, आगे आ जाएगा 85, फिर यहाँ 89, इधर 91, इधर आ जाएगा 95, इधर आ जाएगा 97, ठीक है। इधर बीच वाले नंबर पे आपको ध्यान नहीं देना है, इस पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। अब इन लोगों में क्या चेक करना है कि 5 से कौन संख्या कट जाएगी और 7 से कौन संख्या कट जाएगी, केवल 5 और 7, और की संख्या से नहीं, केवल 5 और 7 से चेक करिए। 5 से जो संख्या कट जाएगी उसको आउट करिए। देखिए 5 से कौन कौन कट जाएगा, देखते चलिए, देखिए 5 से कट जाएगा, फिर देखिए आप इधर ये भी 5 से कट जाएगा, आगे ये भी देखिए 5 से कट जाएगा, यहाँ पे देखिए यह भी 5 से कट जाएगा, और यह भी 5 से कट जाएगा। इधर देखा जाए यह भी 5 से कट जाएगा। 5 से कटने वाली संख्याओं को आउट कर दिए। फिर 7 से चेक करिए कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी। 7 से कौन कौन संख्याएं कट जाएंगी, इधर कोई नहीं है, इधर 7 से चेक कर लिया जाए, देखिए 7 से 49 कट जाएगा, फिर इधर 7 से चेक करिए 77 कट जाएगा, फिर 7 से देखेंगे तो 91 कट जाएगा, 13 7 91, और कोई संख्या जो 7 से नहीं कटेगी। अब बताइए 5 से छोटी दो संख्या होती है, 2 और 3, अब गिनती कर लीजिए, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, क्या जाएगा वो 83, 89, 97, सभी संख्याएं लिखी हुई हैं।
है ना। जितना संख्याओं का नाम इधर लिखे हैं इस साइड और इस साइड जो बची हुई हैं सभी संख्याएं आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगी। तो बड़ी आसानी से आप बता देंगे कि कौन भाज्य संख्या है कौन अभाज्य संख्या है। आपको मेहनत नहीं से, मान लीजिए आपसे पूछ दे 59 भाज्य है कि अभाज्य है, तो 59 आप देखिए 59 से ठीक आगे जाइए आप, 60 मिल रहा है ना। तो 60 मिल रहा है तो 60 मिल गया तो अब 59 से चेक कर लीजिए 59 5 से कट रहा है कि 7 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है ना 7 से कट रहा है, ये कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। मान लीजिए हम आपसे बोल रहे हैं कि 61 भाज्य है कि अभाज्य है, 61 से एक कदम आगे चले जाइए क्या आ जाएगा 62, 62 तो आपको चेक करना नहीं 6 के टेबल में नहीं आता है। इसके पीछे चले जाइए 60, 60 6 के टेबल में आता है, तो इसको ले लीजिए। अब 61 को चेक करिए किससे 5 से और 7 से, न तो ये 5 से कटेगा ना 7 से कटेगा, ये कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है ना। तो मैंने इस ट्रिक की सहायता से बड़ी आसानी से आप बता देंगे कि कौन सी भाज्य संख्या है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हमें उम्मीद है कि अभाज्य संख्याओं में भी आपको कोई समस्या अब नहीं होगा। ठीक है, तो अब सीखते हैं हम लोग इसके बाद गुणक और गुणज के बारे में जानकारी लेते हैं। शून्य में कोई, शून्य के नियम में भी कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, भाज्य और अभाज्य संख्या में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब सीखते हैं क्या हम लोग गुणक और गुणज, मल्टीप्लाई एंड फैक्टर, दोनों में डिफरेंस देखते हैं, अंतर क्या होता है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बाबू, टॉपिक है आपके सामने गुणक, और फिर इधर मैं कर दे रहा हूं गुणज, गुणक और गुणज। ठीक है, इसको अंग्रेजी में फैक्टर कहा जाता है और इसको मल्टीप्लाई कहा जाता है। ठीक है, MUL मल्टीप्लाई। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, गुणक में और गुणज में अंतर नहीं बता पाते हैं। उनसे पूछा जाएगा गुणक के बारे में जानकारी तो गुणज के बारे में बता देंगे, गुणक के बारे में तो गुणज के बारे में बता देंगे। कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। अभी देखिए 2 से 3 मिनट बाद सारा कंफ्यूजन ही आपका दूर हो जाएगा। गुणक का मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोले आपसे कि 5 के गुणक का नाम बताइए, 5 किससे किससे विभाजित हो जाएगा 1 से और 5 से। फिर देखिए 6 के गुणक का नाम बताइए, 6 किससे किससे कट जाएगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 7 किससे किससे कट जाएगा 1 से और 7 से। फिर देखिए 8 के गुणक का नाम बताइए, 8 किससे किससे कट जाएगा 1 से, 2 से, 4 से, फिर क्या आ जाएगा 8 से। 9 के गुणक का नाम बताइए, 9 किससे किससे कट जाएगा 1 से, 3 से और 9 से। मतलब वे सभी संख्याएं दी गई संख्याओं की गुणक कहलाएंगी जो उसको काट दें, जिसके पहाड़े में वो संख्या आए। जैसे 5 के गुणक क्या क्या होंगे, 5 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर देंगी, जैसे 1 और 5 दोनों 5 को काट देंगी तो 5 के गुणक 1 और 5। जैसे मान लीजिए 6 के गुणक का नाम है, 6 को कौन कौन सी संख्याएं काट देंगी 1 2 3 और 6। 7 के गुणक क्या होंगे, 7 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर देंगी 1 और 7। 8 के गुणक, 9 के गुणक का नाम बताइए, 9 को कौन कौन सी संख्याएं काट देंगी 1 और 9। ये सभी संख्याएं क्या है इसकी गुणक है। अब बात करते हैं गुणज के बारे में। गुणज क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं आपसे कि 5 का गुणज बताइए, 5 का गुणज, 5 का टेबल लीजिए, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, कहां तक मैटर जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखिए 6 का गुणज बताइए, 6 का गुणज, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 6 24, कहां तक मैटर जाएगा ये इनफाइनाइट तक। फिर हम आपसे बोले कि 7 का गुणज बताइए, 7 का गुणज, तो 7 का गुणज क्या होगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28, कहां तक मैटर जाएगा इनफाइनाइट तक। तो गुणज की परिभाषा क्या बोलेंगे, वे सभी संख्याएं दी गई संख्याओं की गुणज कहलाएंगी जो उसके पहाड़े में आएंगी, जो उसके टेबल में आएंगी, जो उसके पहाड़े में आएंगी वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी उसकी गुणज कहलाएंगी। तो गुणक और गुणज के बारे में जानकारी आप लिख चुके हैं।
लेकिन अभी उस शानदार ट्रिक इसका देखिएगा बाबू। ट्रिक क्या है कि गुणक और गुणज में डिफरेंस आपको मालूम चल जाए, लंबे समय तक याद रहे। मान लीजिए अभी तो हम आपको बता रहे हैं तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीने तक याद रहे। 1 महीने बाद बड़ा जल्दी भूलता है। गुणक पूछा जाएगा तो बच्चा गुणज बता देगा, अगर गुणज पूछा जाएगा तो गुणक बता देगा, और सही बताएगा उसके बाद उसके मन में कंफ्यूजन बना रहेगा कि हम सही बोले हैं कि गलत बोले हैं, है ना। तो इसका ट्रिक पे ध्यान दिया। ट्रिक क्या है इसका, देखिए इसमें भी गुण लिखा हुआ है और इसमें भी गुण लिखा हुआ है। गुण तो दोनों में कॉमन है, गुण को आप साइड करिए। यहाँ क पे ध्यान दीजिए और ज पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क पे ध्यान दीजिए और ज पे ध्यान दीजिए। अच्छा, क पहले आता है कि ज पहले आता है? पहले क आता है उसके बाद ज आता है। जब क से लेकर अज्ञा तक लिखते हैं हम लोग क ख ग घ, तो पहले क आता है फिर ज आता है। तो देखिए यहाँ पे 5 से पहले आ रहे हैं, 5 के बराबर या 5 से पहले। और देखिए 6 के बराबर या 6 से पहले, 7 के बराबर या 7 से पहले, 9 के बराबर या 9 से पहले, 8 के बराबर या 8 से पहले। देखिए जो संख्या इसे 8 का गुणज बोली या 8 तो दोनों में रहेगा। जैसे यहाँ देखिए हम 7 का गुणक निकाले हैं तो यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। 7 तो कॉमन रहेगी, जो संख्या है वो तो अपने आप से कटवे करेगी, अपने आप के पहाड़ा में ही करेगी, है ना। लेकिन उसके बाद वाले वर्ड को देखिए, बाकी सभी संख्या जो पहले आ रहे हैं, जो पहले आ रहे हैं मतलब क्या है, गुणक है। अब बाद में आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, गुणज है। क्योंकि क पहले आता है और ज बाद में आता है। बाद में आता है मतलब पीछे आएगा उसके। देखिए 5 का गुणज, तो 5 तो रहेगा फिक्स से। देखिए 5 के बाद में सब आ रहे हैं। 6 का गुणज 6 तो है, 6 के बाद में सब आ रहे हैं। 7 के गुणज 7 तो है, 7 के बाद में सब आ रहे हैं, है ना। तो एक लाइन में बोल सकते हैं गुणक संख्या के बराबर या उससे पहले आते हैं और गुणज संख्या के बराबर या उसके बाद में आते हैं। एक और इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, गुणक जो होता है जूनियर होता है। कौन से होते हैं, जूनियर होते हैं, ठीक है बाबू। और जो गुणज होते हैं क्या होते हैं, सीनियर होते हैं। सीनियर मतलब बड़े होते हैं। गुणक जूनियर होते हैं और गुणज क्या होते हैं, सीनियर होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि गुणज में और गुणक में आपको कोई दिक्कत अब नहीं होने वाला है। बड़ी आसानी से बता देंगे आप लोग गुणज क्या होता है और गुणक क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। इसके बाद वाले टॉपिक को अगले क्लास में देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।